गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। मैं शिवांगी आज यहाँ पर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। देखिए, पिछली वीडियो में हमने अपना जो शिक्षण का पार्ट था वो मोस्टली पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं आपको आगे पढ़ा दूँगी। आज किसी कारणवश मैं आपके लिए एक थोड़ा शॉर्ट टॉपिक ले आई हूँ, इसलिए कि आपका जो रूटीन है वो मिस ना हो, आपको डेली वीडियो मिलती रहे और आपका लॉस ना हो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ के बिना, इस टॉपिक के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे हम शिक्षण कार्य कर रहे हो या फिर दैनिक जीवन में हम कोई भी कार्य कर रहे हो, इस प्रक्रिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आप लोग समझ ही गए होंगे, पीछे आपको दिख ही रहा होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं और संप्रेषण के सिद्धांत कौन से हैं, संप्रेषण के कार्य कौन से हैं, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संप्रेषण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संप्रेषण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संप्रेषण को हम अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। संप्रेषण को अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए, संप्रेषण क्या होता है, पहले तो हम ये जो लाइन मैंने लिखी है पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, विचार विनिमय के विषय में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने की प्रक्रिया संप्रेषण है। ठीक, विचार विनिमय, विनिमय क्या होता है? विनिमय होता है चीज़ों को इधर उधर ले जाना। मतलब यहाँ पर हम किसे ले जा रहे हैं, यहाँ पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हमारे विचारों का जो आदान प्रदान करना है वो संप्रेषण होता है। अब देखिए, हम अपनी बात को बिना कहे या आप हमारी बात को बिना सुने कुछ भी काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बोलना, ये जो संप्रेषण है, ये कम्युनिकेशन है, जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में संप्रेषण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कि विचारों का जो आदान प्रदान करना है वो आपका संप्रेषण कहलाता है, ठीक। और किताबी भाषा में विचार विनिमय के विषय में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने की प्रक्रिया संप्रेषण है, ठीक है। अब देखिए, आगे कुछ पॉइंट लिखे हैं। द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण जो है वो एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। कैसे द्विमार्गी प्रक्रिया है? द्विमार्गी प्रक्रिया कैसे है? द्विमार्गी प्रक्रिया ऐसे है कि पहले तो कोई बोलने वाला होना चाहिए और उसके बाद कोई सुनने वाला होना चाहिए और उस चीज़ का रिप्लाई करने वाला होना चाहिए। दो लोग होने चाहिए ना इस प्रक्रिया में। जैसे शिक्षण की प्रक्रिया थी वो भी द्विमार्गी थी, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो लोग थे। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता ये दो लोग होंगे, एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा। इन दो लोगों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो संप्रेषण की प्रक्रिया जो है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, शिक्षण का बुनियादी तत्व है। ये जो संप्रेषण है ये शिक्षण का बुनियादी तत्व है। अब देखिए, शिक्षण का बुनियादी तत्व कैसे है, मतलब कहने का मतलब ये शिक्षण की नींव जो है वो संप्रेषण है। कैसे है? क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया में अभी मैंने बताया ना कि कोई भी प्रक्रिया हो, आपका संप्रेषण जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? ऐसे आवश्यक है कि देखिए, मेरे बिना बोले मैं यहाँ पर आऊँ, शांति से खड़ी रहूँ, फिर चली जाऊँ, ना आपको कुछ समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो बिना बोले ये शिक्षण प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हो सकती। बोलना बहुत ज़्यादा, जब तक मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊंगी नहीं तब तक आप कैसे सीखेंगे चीज़ को। तो ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है ये आपका शिक्षण का बुनियादी तत्व है। नेक्स्ट, संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। ठीक, ये जो संप्रेषण है संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। किसके मध्य? कि जो दो व्यक्ति संप्रेषण कर रहे हैं उनके बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। हम कुछ बता रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं हमारे मुंह से, तो क्या हो रहा है, बात करने से हमारे बीच जो है वो एक संबंध स्थापित हो रहा है, संबंध बन रहा है ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, आप मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं,
तो ये क्या हो रहा है, हमारे बीच एक रिलेशन बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। अब हम आगे देखेंगे संप्रेषण जो है, ये जो हमारी कम्युनिकेशन है, इसके कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करती है। तो फर्स्ट नंबर है सूचना प्रदान करना। ठीक है, सूचना प्रदान करना कैसे, जो प्रेषक है, जो बोलने वाला है, जो सेंडर है, वो आप तक मतलब रिसीवर तक एक सूचना पहुंचाता है। जो तो इसीलिए जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, संप्रेषण की प्रक्रिया का कार्य है कि सूचना प्रदान करना। हम अपने विचारों को पहुंचा रहे हैं ना, सूचना पहुंचा रहे हैं ना आप तक, तो ये है संप्रेषण का कार्य हो गया। अगला निर्देश तथा आदेश देना। निर्देश तथा आदेश देना, अब देखिए अगर हमें किसी को निर्देश देना है, किसी को कोई आदेश देना है, कोई ऑर्डर देना है, तो वो चीज़ क्या, वो भी हम संप्रेषण के माध्यम से ही करेंगे। देखिए संप्रेषण मैंने अभी आपको बताया ना कि हर प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला परस्पर विश्वास जागृत करना। देखिए परस्पर विश्वास जागृत करना कैसे, जब तक हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक हमारे बीच विश्वास जो है वो नहीं आ पाएगा। क्या आ पाएगा, हम किसी से बात ना करें, उसके बारे में कुछ जाने नहीं, वो हमारे बारे में कुछ नहीं जाने, तो क्या विश्वास जागृत हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है समन्वय स्थापित करना। कैसे समन्वय स्थापित करना, कैसे कि जो प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, उनके बीच में तालमेल होना चाहिए। समन्वय का मतलब है तालमेल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखिए मेरी बात, अगर मैं आपको कुछ बात समझा रही हूँ या बोल रही हूँ, आप तक कोई भी सूचना पहुँचा रही हूँ, तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगी, तभी तो आप मुझे फीडबैक देंगे, तभी आप मुझे रिप्लाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो समन्वय स्थापित होता है, हमारे बीच में तालमेल स्थापित होता है, तो वो किसके कारण होता है, संप्रेषण की क्रिया के कारण होता है। तो संप्रेषण का कार्य एक हो गया है कि समन्वय स्थापित करना, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच तालमेल बिठाना। नेक्स्ट हम देखेंगे संप्रेषण के तत्व। ठीक है, कि संप्रेषण की प्रक्रिया में किस किस का होना आवश्यक है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। तो देखिए पहला है प्रेषक, मतलब प्रेषक को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंडर। प्रेषक कौन होता है, जो अपनी बात को कह रहा है, जो मैसेज पहुंचा रहा है, मैसेज भेज रहा है, वो होता है आपका सेंडर, वो आपका होता है प्रेषक। ठीक है, जो व्यक्ति अपना मैसेज, अपनी बात, अपनी सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, जो भेज रहा है, वो आपका प्रेषक कहलाता है। नेक्स्ट है एनकोडिंग। देखिए एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग जो सूचना हमें पहुंचानी है उसको एक संदेश के रूप में लाना। ठीक है, जो सूचना हमें पहुंचानी है उसमें से जो वेस्ट चीज़ है, वेस्ट मटेरियल है, उसको अलग हटाकर उसको एक प्रॉपर मैसेज के रूप में लाना, प्रॉपर संदेश के रूप में लाना, वो आपका कहलाता है एनकोडिंग। ठीक है, हमने एक हमें जैसे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, हमने उसमें से उसका वेस्ट पार्ट हटाकर उसको एक संदेश के रूप में एनकोड किया, तो वो आपकी प्रक्रिया एनकोडिंग होती है। ठीक है, एक मैसेज के रूप में उसको बनाना, वो आपका एनकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट संदेश। अब देखिए एनकोडिंग करके हमने संदेश बना दिया, एनकोडिंग कर दी हमने, उसको एक मैसेज के फॉर्म में ले आए, तो वो हो गया संदेश। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में एक संदेश होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है माध्यम। अब ये कह रहे हैं कि माध्यम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। माध्यम, कैसा माध्यम आवश्यक है, माध्यम ये आवश्यक है कि हमें उस संदेश को किस माध्यम से भेजना है, पोस्ट के थ्रू भेजना है या मोबाइल कॉलिंग के थ्रू भेजना है, मैसेज के थ्रू भेजना है, कैसे भेजना है। तो जिस प्रकार का हमारा संदेश होगा उसी प्रकार का हमें माध्यम रखना चाहिए। जैसे कि आप ये गवर्नमेंट के मामले में ही ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों को अगर आपस में बात करनी है तो फ़ोन से कर सकते हैं ना, लेकिन वो लोग फ़ोन से नहीं करते। कैसे, क्यों नहीं करते, क्योंकि एक फॉर्म है वहाँ पर, एक माध्यम है कि हमें लेटर के थ्रू अपनी बात कहनी है, तो इसीलिए लेटर पोस्ट किया जाता है। अगला प्राप्तकर्ता। देखिए वहाँ पर सेंडर, अब यहाँ प्राप्तकर्ता आ गए,
रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता कौन, सेंडर वो था, प्रेषक वो था जो अपनी सूचना को, अपने संदेश को भेज रहा था दूसरे व्यक्ति के पास। अब ये प्राप्तकर्ता वही दूसरा व्यक्ति है जिसके पास वो सेंडर अपना मैसेज भेज रहा था, इसीलिए ये रिसीवर है। ये इसने प्रेषक के मैसेज को, प्रेषक के संदेश को प्राप्त किया, तो ये प्राप्त करता है। नेक्स्ट डिकोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग, जो प्रेषक है वो मैसेज को एनकोड कर रहा था और इसने प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद ये मैसेज को डिकोड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये प्रक्रिया कहलाई है डिकोडिंग। नेक्स्ट प्रभावी चरों पर नियंत्रण, ठीक है। प्रभावी चरों पर मतलब कहने का मतलब क्या है कि उस मैसेज में से जितने भी ऐसे तत्व थे, ऐसे चर थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थे, उन चरों पर नियंत्रण पाना, उन सारी बातों पर, उन सारी चीज़ों पर, उन पर नियंत्रण पाना, ठीक है। प्रभावी चरों पर नियंत्रण। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि। अब जैसे सेंडर ने जो मैसेज भेजा वो रिसीवर को मिला, रिसीवर ने देखा, उसको डिकोड किया, उसके बाद वो कोई फीडबैक देगा ना सेंडर को, प्रतिपुष्टि देगा, वो कोई रिप्लाई करेगा कि आपका मैसेज कैसा था, आपका मैसेज बताएगा ना कि मैं आपके मैसेज में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, तो वो आपका हुआ फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि, ठीक है। फीडबैक। अब ये तो हो गए आपके संप्रेषण के तत्व, ये आपके एलिमेंट हो गए कम्युनिकेशन के, ठीक। अब देखिए हमने संप्रेषण के कार्य देख लिए, संप्रेषण के तत्व देख लिए। संप्रेषण के तत्व में क्या था कि संप्रेषण की ये जो क्रिया है, ये प्रक्रिया है, इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक प्रोसेस यहाँ पे बनाकर दिखा दे रही हूँ, पहले ले लीजिए, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, आप प्लीज समझ लीजिएगा। प्रेषक, ठीक है, पहला तत्व आया आपका प्रेषक। प्रेषक ने मैसेज भेजा, फिर क्या किया, प्रेषक ने पहले क्या किया, मैसेज को एनकोड किया, ठीक, एनकोड किया, उसके बाद संदेश बना, उसके बाद उसने माध्यम डिसाइड किया किस माध्यम से भेजेगा, फिर उसके बाद संदेश जो है वो प्राप्तकर्ता को मिल गया, प्राप्तकर्ता को मिला, फिर प्राप्तकर्ता ने उस मैसेज को डिकोड किया, क्या किया, डिकोड किया, उसके बाद प्रभावी चरों पर नियंत्रण पाया, फिर प्रतिपुष्टि कहाँ पहुंच गई, प्रेषक के पास। यहाँ बीच में आपका माध्यम है, जिस माध्यम का भी उसने प्रयोग किया हो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए ये कम्युनिकेशन का साइकिल है कि प्रेषक से बात निकली, फिर वो बात इन माध्यम से पहुंचते पहुंचते प्राप्तकर्ता तक पहुंची, फिर प्राप्तकर्ता ने फीडबैक दिया प्रेषक के लिए, तो फिर से क्या हुआ, फिर से वो चीज़ प्रेषक के पास पहुंच गई। तो ये एक साइकिल है कम्युनिकेशन की, ओके। अब ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हमने समझ ली है। अगर फिर भी नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से ये चीज़ समझा दूंगी अगले वीडियो में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे संप्रेषण के सिद्धांत, कि संप्रेषण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़्यादा आवश्यक है। तो पहला है आपका तत्परता का सिद्धांत, ठीक है। तत्परता का सिद्धांत मतलब रेडीनेस। तो कहने का मतलब ये है संप्रेषण की प्रक्रिया को करने के लिए पहले तो हमारा रेडी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए सिर्फ संप्रेषण ही नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा पहले रेडी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तत्पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए तत्परता का सिद्धांत संप्रेषण की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें संप्रेषण की प्रक्रिया करने से पहले हमें तत्पर रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट सक्षमता का सिद्धांत। अब सक्षमता का सिद्धांत का मतलब ये है कि हम उस चीज़ के लिए सक्षम हैं या नहीं हैं, हम और आप, हम दोनों का उस प्रोसेस के लिए सक्षम होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम उसके लिए भी सक्षम नहीं हैं और फिर भी हम वो प्रक्रिया करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं, हमें सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अंतःक्रिया का सिद्धांत, मतलब जो परस्पर अंतःक्रिया, मतलब मेरी बात आपको समझ में आए
और आपका जो फीडबैक हो वो मुझ तक पहुँचे। तो ये क्या हो रही है, अंतःक्रिया हो रही है। तो अंतःक्रिया होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो अंतःक्रिया का सिद्धांत यहाँ पर लागू करना चाहिए। नेक्स्ट, संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संप्रेषण की जो सामग्री है वो उपयुक्त होना चाहिए। हम उन जिसके पास भी जो संदेश भेज रहे हैं, जो सूचना भेज रहे हैं, वो उसके लिए उपयुक्त है भी या नहीं है, वो उसके काम में आ रही है, उसके लिए लाभदायक है भी या नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो संप्रेषण सामग्री उसके पास भेज रहे हैं वो उसके लिए उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, संप्रेषण माध्यम की उपयुक्तता का सिद्धांत। ठीक है, पहले तो हमने ये देखा कि संप्रेषण सामग्री उपयुक्त होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि संप्रेषण माध्यम जो है वो संप्रेषण सामग्री के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, संप्रेषण सामग्री के अकॉर्डिंग ही संप्रेषण माध्यम हमारा होना चाहिए। तो संप्रेषण माध्यम भी उपयुक्त होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि जहाँ पर हम लेटर का यूज़ करते हैं वहाँ पे लेटर का यूज़ ही होना चाहिए। तो इसीलिए नेक्स्ट है पृष्ठपोषण का सिद्धांत। ठीक, पृष्ठपोषण मतलब अब कोई हम किसी के पास भी कोई संदेश भेज रहे हैं तो हमें वहाँ से फीडबैक मिलना भी बहुत ज़रूरी है। फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। अब देखिए, आप ही देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डेली वीडियो डाल रही हूँ, डेली वीडियो पोस्ट करती हूँ आपके लिए। अगर मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है आप लोगों से तो क्या होगा, एक ना एक दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा ना। मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो किसी को पसंद ही नहीं आ रही है, कोई अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहा है, मुझे कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होगा, ये मेरे लिए एक नेगेटिव साइन होगा। तो जो वो फीडबैक है, फीडबैक मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारी संप्रेषण सामग्री उपयुक्त नहीं है और हमने किसी के पास भेजी, आप खुद देखते होंगे ना कि आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप देख लीजिए कोई ऐसा मैसेज आ जाए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो खटाक से आप डिलीट ऑप्शन प्रेस करेंगे और आपको उसको डिलीट कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जो संप्रेषण सामग्री है वो उपयुक्त होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें फीडबैक मिलेगा। नेक्स्ट, प्रभावी कारकों पर नियंत्रण का सिद्धांत। मतलब प्रभावी कारक जो कारक प्रभावित हैं उस संप्रेषण सामग्री में, जो प्रभाव डाल रहे हैं प्राप्तकर्ता पर, उन चीज़ों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आगे हम पढ़ेंगे बाधाएं, कि संप्रेषण की प्रक्रिया में ऐसी कौन सी बाधाएं आती हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं हो पाती है, अच्छी नहीं हो पाती है। तो पहली है अवधान की कमी। ठीक है, अवधान की कमी। अवधान मतलब क्या है, अवधान मतलब बाल विकास की भाषा में अवधान मतलब ध्यान। तो अवधान में कमी मतलब ध्यान की कमी। अगर हम ध्यान लगाकर ध्यानपूर्वक संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है और हम बात किसी से और कर रहे हैं, बात किसी और से कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, तो इससे क्या होगा, इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारी प्रोसेस पे, हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, शब्द भंडार में कमी। शब्द भंडार में कमी मतलब कहने का मतलब ये, अगर आपके पास वर्ड्स का जो है वो स्टॉक नहीं है, आपके पास ज़्यादा शब्द नहीं है, आप ज़्यादा शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपकी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है ना वो प्रभावशाली नहीं होगी। आप संप्रेषण तो कर ले जाएंगे, संप्रेषण तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे बीच में, या फिर आपका जो संप्रेषण है, आपका जो बोलने का ढंग है वो सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा। अगर आप नए नए वर्ड्स का यूज़ करेंगे ना, नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपकी जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो प्रभावशाली रहेगी। अगला है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। अब देखिए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग जैसे अगर हम करने लगे बीच में, तो क्या होगा, आप वीडियो बंद करेंगे कि मैम फालतू चिल्ला रही हैं, ये क्या बोल रही हैं। तो अनावश्यक शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को वही चीज़ अच्छी लगेगी जो अच्छी होगी। अनावश्यक शब्द से ही पता चला ना कि अच्छी चीज़ नहीं है, आवश्यक ही नहीं है, तो अनावश्यक शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य हमारा खराब है, अब जैसे अभी ले लीजिए मुझे खांसी आ गई थी या हमारे गले में प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा, तो
संप्रेषण की प्रक्रिया में ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो स्वास्थ्य जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, संप्रेषण के टाइम पे अच्छा होना चाहिए। मस्त अपना गला वला सही रखिए, चाय वाय पीते रहिए, उसके बाद संप्रेषण की प्रक्रिया कीजिए, ठीक है। अगला है पहले का सीखा ज्ञान। पहले का सीखा ज्ञान का मतलब क्या है? ये है कि जैसे अभी आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ही ले लीजिए, आप अपने आप को ही ले लीजिए, आप किसी टीचर से पहले से ही पढ़े हुए हैं, उसके बाद उन्होंने न्यू बैच स्टार्ट किया है, आप फिर से उनसे पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने वहाँ पर उनसे वो टॉपिक पढ़ रखा है जो वो उस टाइम पढ़ा रहे हैं, तो वो जैसे ही कुछ भी बोलेंगे आप उसके आगे का पहले ही बोल देंगे। तो ये क्या होगा? ये संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि आपको पता है वो चीज़, लेकिन जो और स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं पता है। तो इसीलिए आपको शांत रहना चाहिए वहाँ पे। तो पहले का सीखा ज्ञान जो है वो भी शिक्षण संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे संप्रेषण के प्रकार। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे लास्ट में आपको ये बता रही हूँ, ताकि आप वीडियो को लास्ट में देखते हुए जाएं। वीडियो को देखो पहली बार लास्ट तक देखा करो, क्योंकि पता नहीं आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी मिल जाए, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं स्टार्टिंग की देखी फिर उसके बाद आपको नहीं बंद कर दी कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आगे अब हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार की। जो संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से होता है संप्रेषण? तो संप्रेषण के मेनली तो 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है। मतलब एक शब्दों के साथ होता है, और अशाब्दिक का मतलब हो गया शब्दों के बिना। आ का मतलब होता है ना नहीं, तो शाब्दिक मतलब शब्द शब्दों के साथ, आ का मतलब नहीं, तो मतलब शब्दों के बिना हो गया। तो एक है शाब्दिक और एक है अशाब्दिक। उसके बाद शाब्दिक में भी 2 प्रकार हैं आपके, लिखित है और मौखिक है। अब जैसे शाब्दिक में लिखित कैसे होगा? हम अपने शब्दों का प्रयोग करके फिर उस चीज़ को लिखकर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वो हो गया लिखित। शाब्दिक के अंदर हो गया लिखित, जैसे कि पत्र लिखना हो गया किसी को, या मैसेज लिखकर टाइप भेजना हो गया, ये हो गया आपका लिखित। और नेक्स्ट क्या है? मौखिक। मौखिक मतलब क्या? अपने मुख का प्रयोग करके, जैसे कि अभी मैं संप्रेषण कर रही हूँ, मैं मौखिक कर रही हूँ ना, बोल के कर रही हूँ, लेकिन लिखित भी कर रही हूँ, तो मेरा तो मौखिक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप किसी से ऐसी साधारण बोलचाल की भाषा में बोल कर बात कर रहे हैं, तो वो आपका मौखिक कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है? अशाब्दिक। अशाब्दिक का कोई टाइप नहीं है। अशाब्दिक में आप संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं, चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतीकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इशारों की भाषा में जो है संप्रेषण है वो आपका अशाब्दिक हुआ, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा? रिपीट। आज हमने संप्रेषण पढ़ा कि संप्रेषण क्या होता है। ये एक द्विमार्गी प्रक्रिया होती है, शिक्षण का बुनियादी तत्व होता है और संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमने संप्रेषण के कार्य देखे कि संप्रेषण की प्रक्रिया है जो वो कौन कौन से कार्य, उसके कौन कौन से कार्य हैं हमारे जीवन में, वो क्या क्या कार्य करता है। अगला हमने संप्रेषण के तत्व देखे कि संप्रेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से ऐसे तत्व महत्वपूर्ण होते हैं जिनकी सहायता से, जिनको मिलकर जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। अगला संप्रेषण के सिद्धांत पढ़े हमने कि संप्रेषण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किनके प्रयोग से संप्रेषण की प्रक्रिया जो है वो प्रभावशाली होती है। अगला हमने बाधाएं देखी कि संप्रेषण की प्रक्रिया में ऐसी कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, फिर उनका निवारण कैसे होगा वो भी हमने इसी में पढ़ लिया, ठीक। अगला संप्रेषण के प्रकार देखे कि शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार का होता है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन मिलता है ना कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो वहाँ पर 2 प्रकार का ही होगा, 2 ऑप्शन आपको सही करना है। उसके बाद शाब्दिक में भी लिखित और मौखिक हो गया, और अशाब्दिक में हम इशारों के माध्यम से बात करेंगे, ठीक है। संप्रेषण का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, तो इसीलिए वो एक वीडियो में ही कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कल से फिर से हम अपना जो शिक्षण के टॉपिक का जो पोर्शन बचा है वो कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको शिक्षण का टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है तो उसके लिए आपको आगे की वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।